भरपाई कर पाएगी। नए कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन लोकसभा स्पीकर पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस चुनाव में किंग मेकर के रूप में उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों की नजर इस पद पर टिकी हुई है। जबकि खबर है कि बीजेपी खुद अपना स्पीकर बनाना चाहती है और इस पद के लिए पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे ओम बिरला का नाम भी शामिल है। इस बीच आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी स्पीकर पद के लिए अचानक उछला। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। पुरंदेश्वरी ने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर उनकी आलोचना हो रही थी। ऐसे में अगर पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू की पार्टी उनके नाम का विरोध नहीं कर पाएगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन कराने में पुरंदेश्वरी की अहम भूमिका रही थी। डी पुरंदेश्वरी टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी है और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली है। 2004 में पहली बार सांसद बनी थी। वो 2009 में मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं और उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं INDIA गठबंधन पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वो समर्थन देने को तैयार हैं। ऐसे में पुरंदेश्वरी के नायडू के करीबी होने की वजह से INDIA गठबंधन भी पुरंदेश्वरी का समर्थन करता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 41 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दी, जिनमें तबादला नीति भी शामिल है। तबादला नीति मंजूर होने के बाद प्रदेश में अब अफसरों से लेकर कर्मचारियों तक का तबादला शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी गई। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी मिल गई, जबकि लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। साथ ही बलिया के रसड़ा में 537 करोड़ की लागत से ट्रांसमिशन सबस्टेशन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। वहीं IIT कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर और 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। और इस तरह से एक ट्रांसफर नीति भी आज पास हो गई है। तो इस तरह से 41 प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री जी के अध्यक्ष। इसके अलावा कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बताया गया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज बड़ा हमला बोला। अफजाल अंसारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में चुनाव जीता है। अफजाल अंसारी ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ आखिरी चरण में जोर नहीं लगाते तो प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव हार जाते। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया। उन्होंने चुनाव प्रचार का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। नागपुर में RSS के समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, झूठ को प्रसारित करना ठीक नहीं। संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। मणिपुर में पिछले 1 साल से अशांति है। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। वहीं मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा। मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया और उन्होंने केंद्र से मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। और मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ लेते ही अपना काम शुरू कर दिया है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के सख्त निर्देश दिए हैं, लिहाजा सभी मंत्री ऑन टाइम अपने अपने दफ्तर पहुंच गए और सुबह होते ही सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। अमित शाह ने गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह मंत्री का पदभार संभाला। वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर चार्ज लिया। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं मनसुख मांडविया ने खेल मंत्रालय का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। इस दौरान कई मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले पूजा पाठ भी की और चिराग पासवान ने